हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत जो कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड में MCQ सीरीज चल रही थी उसी के अंतर्गत ये आज हमारी चौथी क्लास है। ठीक है, तो इसी तरह की जो CITS से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की क्लासेस पाने के लिए भी हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ब्लीचिंग क्रीम में एक्टिवेटर की मात्रा कितनी रखी जाती है। ठीक है, जो ब्लीच फेशियल करवाते हैं उन्हें पता होगा कि ब्लीचिंग में जो है एक्टिवेटर की मात्रा मिलाते हैं तब जाकर उसको फेस पर लगाते हैं, है ना। तो ब्लीचिंग में एक्टिवेटर की कितनी मात्रा रखनी चाहिए? तो एक्टिवेटर की मात्रा बहुत कम होती है, एकदम लिटिल बिट जो है एक्टिवेटर मिलाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा। अब एक्टिवेटर और ब्लीचिंग क्या करता है, ये हमारे फेस के जो बाल होते हैं उनको उसके कलर को क्या करता है, हल्का कर देता है, हल्का कर देता है जिससे वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक, तो ये क्या करता है, हमारे फेस को फिर फेस पे जो है ग्लो आ जाती है, वो क्लियर दिखने लगता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य को बैक्टीरिया का आभास किसके द्वारा होता है? ठीक है, मनुष्य के अंदर बैक्टीरिया है, हानिकारक बैक्टीरिया है, वो कब पता चलता है? जब मनुष्य बीमार पड़ता है तब उसे ये एहसास होता है ना। जब वो बीमार होता है तब उसे एहसास होता है कि उसके अंदर हानिकारक बैक्टीरिया उपस्थित हो गए हैं, जिसके कारण उसे फीवर आ रहा है, जुकाम हो रहा है, उसके डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है। इन सारी चीजों से वो उसको पता चलता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा। रोग द्वारा जो मनुष्य को है बैक्टीरिया का आभास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पराबैंगनी किरणें कौन से एजेंट के अंतर्गत आती हैं? बताइए, पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो कौन से एजेंट के अंतर्गत आती हैं? तो आपको पता होगा अल्ट्रावायलेट रेज किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये भौतिक एजेंट के अंतर्गत आती हैं। भौतिक एजेंट क्या है? भौतिक एजेंट एक प्रकार का जो है ऊर्जा का माध्यम है। ठीक है, ऊर्जा का माध्यम है। इसके अंतर्गत और कौन कौन से एजेंट आते हैं बताइए? भौतिक एजेंट के अंतर्गत और क्या क्या चीजें आती हैं? पहला तो अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, और क्या आती हैं? तो इसके अंतर्गत आती है अधिक आवाज। ठीक है, नॉइज, नॉइज जो होती है यानी शोर, शोर आते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर यानी अधिक तापमान, अधिक तापमान हो गया। ठीक है, और क्या आता है? कंपन यानी वाइब्रेशन, कंपन जो है उससे भी क्या होता है, ये सब क्या है, ये हमारे भौतिक एजेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा एजेंट रासायनिक एजेंट का उदाहरण है? बताइए, कौन सा एजेंट रासायनिक एजेंट का उदाहरण है? पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें तो हमारी भौतिक एजेंट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, शुष्क ताप, ठीक है, शुष्क ताप भी किसके अंतर्गत आता है? ये भी भौतिक एजेंट के अंतर्गत आता है। एंटीसेप्टिक जो होता है वो हमारा रासायनिक एजेंट के अंतर्गत एंटीसेप्टिक आता है। एंटीसेप्टिक क्या करता है, ये हमारे जो रोग होते हैं या फिर चोट होते हैं या फिर जो वस्तुएं होते हैं उनको क्या करता है, कीटाणु रहित करता है। ठीक है, तो कीटाणु रहित करने का काम कौन करता है? एंटीसेप्टिक करता है। ये क्या है? रासायनिक एजेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन से रसायन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने में सहायक होते हैं? तो पहले तो ये जान लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ये अति सूक्ष्म जो जीव होते हैं, अति सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप्स वगैरह का यूज करके देखते हैं। ठीक है, या मैग्नीफाइंग लेंस के द्वारा जो है जिनको देखा जा सकता है उन्हें ही क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने में सहायक है कौन कौन है?
क्लोरीन, आयोडीन, क्वाटरनरी अमोनिया, और ये सभी क्लोरीन, आयोडीन और क्वाटरनरी अमोनिया से क्या हम करते हैं, जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी जो है आंसर नंबर डी, ये सभी तीनों जो एजेंट हैं ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने का काम करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मेकअप ब्रशेस को कीटाणु रहित बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जो मेकअप ब्रशेस होते हैं यूज करते करते उसमें क्या होता है, बहुत सारे मेकअप उसमें भर जाते हैं, ठीक है, जम जाते हैं, तो उनको अगर साफ नहीं करेंगे तो वो जब दूसरे कस्टमर्स पर अप्लाई करेंगे तो वो क्या उनकी स्किन को इन्फेक्ट कर सकता है ना, तो उसको कंटिन्यूअसली साफ करने की भी ज़रूरत होती है जो मेकअप ब्रशेस होते हैं। तो उसको साफ किस विधि द्वारा किया जाता है, तो उसको साफ डीप क्लीनिंग विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, आंसर नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। डीप क्लीनिंग विधि में क्या करते हैं, डीप क्लीनिंग विधि में आप हल्के गुनगुने पानी को लेते हैं, उसमें मेकअप ब्रशेस को क्या करते हैं, उसकी टिप को, जो ब्रशेस होती हैं उसकी टिप को उस हल्के गुनगुने पानी में क्या करते हैं, डिप करते हैं और उसको ऐसे ऐसे शेक करते हैं। ठीक है, शेक करने के बाद उसको बहते हुए पानी में, यानी नल आपने चला दिया तो उसके टिप को, उसके शीरों को क्या करते हैं, उसमें धुल देते हैं पानी से। ठीक, तो ये डीप क्लीनिंग विधि कहलाती है। तो आंसर नंबर ए यहाँ पे सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्कोहल में औजारों के कितने समय के लिए छोड़ देना चाहिए। अल्कोहल से क्या करते हैं, हम औजारों को साफ करते हैं, है ना, औजारों को साफ करते हैं, तो वही पूछ रहा है कि अल्कोहल में औजारों को कितने समय के लिए छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर हम अल्कोहल में 20 से 25 मिनट के लिए औजारों को छोड़ देंगे, जिससे वो क्या होते हैं, कीटाणु रहित हो जाते हैं, उनमें जो भी बैक्टीरियाज होते हैं हानिकारक वो साफ हो जाते हैं और हमारे जो टूल्स होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्रेडिंग विधि में बालों को हटाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले साधन हैं। तो थ्रेडिंग विधि में थ्रेडिंग किसके द्वारा हटाई जाती है, थ्रेडिंग थ्रेड द्वारा, है ना, कॉटन जो थ्रेड होते हैं उससे जब आप थ्रेडिंग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, थ्रेडिंग विधि कहते हैं, है ना। वैक्स से भी हटाते हैं थ्रेडिंग के बालों को, लेकिन थ्रेड से जो हटाते हैं उसको थ्रेडिंग करना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेपिलेटरी क्रीम व पाउडर के मिश्रण में उपस्थित होता है। डेपिलेटरी क्रीम क्या होता है, पाउडर तो आप सभी जानते हैं, जो नॉर्मल पाउडर होता है उसे ही पाउडर कहते हैं। और पाउडर में क्या क्या होता है, डेपिलेटरी क्रीम में क्या क्या होता है, तो इसमें कैल्शियम थियोग्लाइकोलेट होता है और पोटेशियम थियोग्लाइकोलेट, ये दोनों होते हैं इनके अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी। अब ये क्या होता है, डेपिलेटरी क्रीम क्या होती है और इसका यूज कैसे किया जाता है। तो डेपिलेटरी क्रीम के द्वारा क्या होता है, आप अनचाहे बालों को रिमूव करने का काम करते हैं डेपिलेटरी क्रीम द्वारा। ये कैसे काम करता है, ये आपके अनचाहे बालों को जो लगाते हैं तो उसकी क्या करता है, बालों की कैरोटीन संरचना जो होती है, मैंने आपको पहले की क्लासेस में बताया था कैरोटीन होता क्या है। ठीक है, कैरोटीन एक प्रोटीन है। ठीक है, कैरोटीन क्या है, एक प्रोटीन है और इसे किस नाम से जानते हैं, और इसे जानते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से जानते हैं ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोटीन होता है कैरोटीन। ये क्या करता है, डेपिलेटरी क्रीम कैरोटीन की संरचना को तोड़ता है, जिससे क्या होता है, जो बालों की जड़ें होती हैं वो पतली हो जाती हैं, देन वो कमजोर होकर टूट जाती हैं। तो ये क्रीम क्या करता है, बालों की जड़ों को कमजोर करके, उसकी केराटिन संरचना को तोड़कर बालों को कमजोर कर बालों को हटा देता है। फिर क्या करते हैं, आप गीले कपड़े से या फिर पानी से धुलकर आप अनचाहे बालों को हटा सकते हैं। अब ये डेपिलेटरी क्रीम और वैक्सिंग या फिर शेविंग में कौन बेहतर होता है, तो ये जो डेपिलेटरी क्रीम होता है, हेयर रिमूवल की कई विधियां होती हैं जिसमें से डेपिलेटरी क्रीम द्वारा जो हेयर रिमूव किया जाता है वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है, जब आपके हेयर डेपिलेटरी क्रीम द्वारा रिमूव हो जाते हैं तो जब वो फिर बाल नए आते हैं
तो वो क्या होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं, पतले होते हैं। जबकि आप जब सेविंग करते हैं तो वो आपकी त्वचा पर, जो त्वचा की लेयर होती है उसी पर जो है वो बालों को कट कर देता है, तब जो बाल निकलते हैं वो थोड़े थिक निकलते हैं, मोटे निकलते हैं और वो हमें चुभते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर नंबर सी सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस अवस्था में मसाज नहीं करनी चाहिए। बताइए, मसाज करने के का भी एक तरीका होता है और एक मतलब सामान्य व्यक्ति होने चाहिए मसाज करने के लिए। ठीक है, सामान्य तापमान पर आप मसाज कर सकते हैं, स्वस्थ स्कल्प जिसके हैं उनका आप मसाज कर सकते हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर जिनका है, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनको आप मसाज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाहों को वांछित आकार देने की प्रक्रिया कहलाती है। बाहों यानी आईब्रोज को वांछित आकार देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। थ्रेडिंग के द्वारा जो है हम बाहों को यानी आईब्रोज को वांछित आकार देते हैं। तो यहाँ पर आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैनिक्योर एवं पेडिक्योर शब्द किस भाषा से लिए गए हैं। मैनिक्योर और पेडिक्योर किस भाषा से लिए गए हैं, तो ये लैटिन शब्द से, लैटिन भाषा जो है उससे ये मैनिक्योर और पेडिक्योर शब्द आए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैनिक्योर करने से निम्न में से क्या उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। मैनिक्योर क्या होता है, मैनिक्योर हाथों का किया जाता है, और पेडिक्योर क्या होता है, पेडिक्योर पैरों के लिए किया जाता है। तो इसमें मैनिक्योर करने से क्या उद्देश्य नहीं पूर्ण होगा, रक्त संचार बढ़ता है। जी बिल्कुल बढ़ता है, मैनिक्योर करने से रक्त का जो संचार है वो बढ़ता है। नाखूनों का विकास होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, मैनिक्योर करने से आपके नाखूनों का विकास भी होता है। हानिकारक जो मर गई हुई कोशिकाएं हैं उसको आपको रिमूव कर दिया जाता है, जिससे नई कोशिकाएं निकलती हैं और आपके नाखूनों में वृद्धि होती है। नाखून चमकदार व मजबूत बन जाते हैं, तो बिल्कुल बन जाते हैं, लेकिन हाथों की झुर्रियाँ बढ़ जाती हैं, नहीं। मैनिक्योर करने से हाथों की झुर्रियाँ नहीं बढ़ती। तो ये जो है आंसर नंबर यहाँ पर सी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हॉट ऑयल मैनिक्योर किस प्रकार के हाथों के लिए किया जाता है। हॉट ऑयल मैनिक्योर किस प्रकार के हाथों के लिए किया जाता है, तो जिनके हाथ रूखे व बेजान हो गए हों उनके लिए हॉट ऑयल मैनिक्योर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फेशियल करने के पश्चात अंत में फेस पर क्या लगाना चाहिए। फेशियल करने के बाद फेस पर लास्ट में क्या लगाना चाहिए, तो फेस पैक लगाते हैं ना। फेशियल के बाद क्या लगाते हैं, फेस पैक लगाते हैं। तो यहाँ पर आंसर नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तैलीय त्वचा के लिए कौन सा फेस पैक अधिक उपयुक्त होता है। जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए कौन सा फेस पैक सबसे अधिक उपयुक्त होता है, तो वे लेमन पैक का यूज करें। वो क्या करता है, ऑयलनेस जो फेस में एक्स्ट्रा ऑयल है उसको खत्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा त्वचा का भाग नहीं है। अब पहले की क्लासेस में, जो हमारे पहले क्लासेस हो चुकी हैं, उसमें हमने बताया है एपिडर्मिस क्या होता है, डर्मिस क्या होता है और हाइपोडर्मिस क्या होता है। ये तीनों ही क्या है, त्वचा के भाग हैं। लेकिन जो लैक्टोडर्मिस है ये हमारी त्वचा का भाग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैरेटीन में डैश प्रोटीन तथा डैश नमी होती है। बताइए, कैरोटीन में कितने % कैरोटीन होता है, प्रोटीन होता है, और कितने % नमी होती है। तो कैरोटीन जो होता है, कैरोटीन क्या है, प्रोटीन ही है। ठीक है, तो कैरोटीन में 97% आपका प्रोटीन होता है और 3% जो है वो नमी होता है। ठीक है, कैरोटीन हमारे स्किन और बालों में पाया जाता है, कैरोटीन नामक प्रोटीन। तो यहाँ पर आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालों की जड़ों का सबसे निचला हिस्सा होता है। बताइए, बालों की जड़ों का सबसे निचला हिस्सा क्या होता है। जब आप बाल को तोड़ते हैं
तो क्या देखते हैं, जब जड़ से वो टूटता है तो नीचे वाइट वाइट छोटा सा होता है बबल की तरह, है ना, तो वो क्या कहलाता है, हेयर बल्ब कहलाता है। वो बालों की जड़ का सबसे निचला हिस्सा होता है, जिसे क्या कहते हैं, हेयर बल्ब कहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बालों के अधिक होने की स्थिति में निम्न में से किसकी मात्रा बालों में अधिक पाई जाती है। जिसके बाल बहुत ज्यादा हैं उनमें क्या पाया जाता है, कार्बन की मात्रा भी अधिक होती है और ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक होती है। तो यहाँ पर आंसर नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लंट कट में बालों को कौन सा आकार प्रदान किया जाता है, बताइए। ब्लंट कट में जब हेयर को कट करते हैं तो उसमें कौन सा आकार दिया जाता है बालों को, तो यू शेप में काटते हैं, ठीक है। ब्लंट कट में क्या होता है, यू शेप में जो है बाल कट होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेप हेयर कट से तात्पर्य है, बताइए स्टेप हेयर कट से क्या तात्पर्य है। क्या हॉरिजॉन्टल में बाल कट होते हैं ऐसे ऐसे, क्या स्ट्रेट कट होते हैं, वर्टिकल कट होते हैं, वर्टिकल कट होते हैं ना। स्टेप कट में कैसे होता है बाल, ऐसे कट हुआ, फिर ऐसे कट हुआ, फिर ऐसे कट हुआ, फिर ऐसे कट हुआ ना, तो ये क्या है, ये वर्टिकल है, ठीक है। तो कैसे कट हो रहे हैं स्टेप कट में, हेयर कट में वर्टिकली कट होते हैं हेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सामग्री बालों की पार्टिंग करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। बालों का पार्टीशन, जब आप हेयर स्टाइल करते हैं तो बालों को पार्टीशन करने की आवश्यकता होती है ना। हेयर को कैसे पार्टीशन करते हैं, जो कॉम्ब होती है आपकी, कंघी होती है, उसकी टेल जिसमें जो है एक्स्ट्रा टेल दी गई होती है ना, पतली सी ऐसे टेल होती है, उससे हम बालों का पार्टीशन करते हैं और अलग अलग हेयर स्टाइल बनाते हैं। तो यहाँ पर टेल कॉम्ब का यूज करते हैं। आंसर नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जौ के सेवन से निम्न में से कौन सा रोग दूर हो जाता है, बताइए। जौ का सेवन करने से कौन सा रोग दूर हो जाता है, रक्त अल्पता। रक्त अल्पता जिसमें खून की कमी होती है उस रोग को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। और स्नायु यानी मसल्स जो कमजोर हो जाते हैं वो भी हमारे जौ के सेवन करने से सही हो जाते हैं। जो मसल्स वीक हो चुके रहते हैं वो सही हो जाते हैं और एनीमिया की जो बीमारी होती है वो दूर हो जाती है। यहाँ पर आंसर नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुड़ में निम्न में से कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो बताइए गुड़ में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो यहाँ पर गुड़ में ए, विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोटेशियम खनिज लवण का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। पोटेशियम खनिज लवण का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन फैलाना, यानी ऑक्सीजन की कमी को दूर करना जो है ये पोटेशियम खनिज लवण का मुख्य काम होता है। आंसर नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामान्यतः वैक्स कितने प्रकार की होती है, वैक्स कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, हॉट वैक्स और कोल्ड वैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, हॉट वैक्स, ठीक है। हॉट वैक्स एंड कोल्ड वैक्स, ये 2 प्रकार की वैक्स होती हैं आपकी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठंडी वैक्स में नींबू के रस के अतिरिक्त मिक्स किया जाता है। जो ठंडी वैक्स होती है यानी कोल्ड वैक्स होती है आपकी, उसमें नींबू के अतिरिक्त और क्या मिक्स करते हैं, तो ग्लिसरीन मिक्स करते हैं, ठीक है। ग्लिसरीन मिक्स करते हैं, ये क्या करता है आपकी स्किन को मॉइस्ट करता है ना, मॉइस्चराइज करता है। तो आंसर नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोल्ड वैक्स का रंग होता है, जो ठंडी वैक्स होती है, कोल्ड वैक्स होती है, उसका रंग किस कलर का होता है, तो भूरा कलर होता है, ठीक है, यानी ब्राउन होता है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। स्किन में उपस्थित किनके द्वारा केश वृद्धि करते हैं, स्किन में क्या उपस्थित होता है जिसके द्वारा जो हमारे बाल होते हैं वो जल्दी ग्रोथ करते हैं, तो रोम छिद्रों द्वारा, है ना। जो पोर्स होते हैं उसके द्वारा क्या होती है, आपकी हेयर की ग्रोथ होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आगे भी ऐसी ही क्लासेस आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को हमारे ज़रूर से सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।